नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल की बड़ी खबर पर आप सबके विचार सुनी चुके थे। कल जब प्रोग्राम चल रहा था तब ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सरकार ने ले लिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब जंतर मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया और इसके बाद केंद्र सरकार अब आगे के बारे में सोच रही है कि भाई आगे क्या करना है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रालय में जाकर उन्होंने सीनियर अफसरों के सामने चार्ज ले लिया है। उन्हीं को चार्ज दिया गया है। फिलहाल सरकार के आदेश पर प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और अब सबको बस कुछ घंटों का इंतजार है कि कल पार्लियामेंट में क्या होगा। अब ये लड़ाई जंतर मंतर की सड़क की लड़ाई तो खत्म हो गई, अब ये उठकर के संग्राम जाएगा पार्लियामेंट में। कल पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ एंटी पेपर लीक बिल पेश होने जा रहा है और यह बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे, जो इन वार्ताओं में भी शामिल रहे। अब इस बिल में क्या होगा, कैसे माफिया पर, नकल माफिया पर और इस सब पर नकेल कसने की तैयारी है, उसकी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं जरा जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 36 दिनों के बाद जंतर मंतर कैसा दिखता है। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। टेंट, तंबू, मंच, लाउड स्पीकर सब कुछ उखड़ चुके हैं। पूरे इलाके की सफाई की गई है। धरना खत्म हो गया है और पूरे इलाके में चेकिंग के साथ ही पुलिस की तैनाती अभी भी मौजूद है। मेट्रो स्टेशन भी खुले हुए हैं क्योंकि इस बीच सरकार ने मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए थे, लेकिन अब मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, सब जगह शांति है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात से ही वहाँ पर लोग जो हैं उनका जाना शुरू हो गया था। रात तक कुछ देर, शाम तक कुछ लोग थे और उसके बाद फिर देर रात यहाँ पर सफाई कर्मी लगाए गए। 500 सफाई कर्मियों को बताया गया लगाए गए ताकि पूरा इलाका जो है वो साफ कर दिया गया है। नारे वगैरह लिख दिए गए थे जगह जगह पर, वो सब भी हटाए गए हैं। तो ये सब कुछ कल से चल रहा है। अब इसके बाद जैसा हमने आपको बताया, अब आगे सरकार क्या करेगी और ऑपोजिशन क्या करेगा। सरकार की तरफ से अब ये कोशिश होगी, जब एक बार छात्रों की मांग मान ली गई है तो इसके बाद उनको ये भी भरोसा दिया जाए कि भाई शिक्षा नीति पर, खास तौर पर स्टूडेंट्स के मुद्दों पर सरकार अब हर हद तक जाएगी आगे और कोई ऐसा मौका न दे कि कोई दोबारा फिर सरकार पर इस विषय पर खासकर कोई इल्जाम लगाए, उंगली उठाए। वही दिखाना चाहेगी अब हम बहुत प्रोएक्टिव मोड में आकर के स्टूडेंट के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है। शुरुआत ही पेपर लीक के मुद्दे से हुई। नीट की लड़ाई थी, नीट पेपर लीक की लड़ाई थी। तो अब देखिए कि कल पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा तो क्या ऑपोजिशन, वो छात्रों की तरह जिन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, ऑपोजिशन कल के दिन के मौके के इंतजार में है कि अब हमारी बारी और अब हम घेरेंगे सरकार को। और सरकार फिर अब इस फ्रंट पर किस तैयारी के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और जो प्रदर्शनकारी गए हैं यहां से, उन्होंने भी अपने अगले कदम के बारे में बता दिया है और ये अधिकारियों से ब्रीफिंग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सीनियर ऑफिसर्स की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और उसमें मुद्दे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब सरकार इस विषय पर आगे और क्या क्या करेगी ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब बात हमें करनी है आगे की, कल की। और कल पार्लियामेंट में इस बिल के पेश होने के साथ साथ, पहले तो बिल क्या शांति में पेश हो जाएगा, बिल पेश होने के बाद सरकार ये क्या मैसेज कन्वे कर पा रही है कि अब हम स्टूडेंट्स के हर मुद्दे को ठीक तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं और एक इस पूरी शिक्षा नीति में खास करके इम्तिहानों की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से उसकी सफाई कर देना चाहते हैं। क्या अब कल के बाद अगला दिन कैसा दिखाई देने वाला है सोमवार का, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी हुआ बहुत अप्रिय, बहुत कानों को, आँखों को खराब लगने वाला, सोसाइटी में छात्रों की बड़ी पीड़ा वाला। लेकिन अच्छा ये है कि सबके बाद वो ख़त्म हो गया और सारी कोशिशें विपक्षी पार्टियां करके हार गई, लेकिन उसको समाप्त होने से नहीं रोक पाई। और जो सरकार, जिसको कहते हैं ना कि वो काम पहले करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, तो लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस बहाने अब सही मायने में शिक्षा सुधार की बात हो रही है। दूसरा एक चीज जो मैं लगातार कहता हूं, हो सकता है कि हमारे तीनों जो साथी हों तुरंत इस पर भारी ऐतराज जता दें। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में वेंट आउट करने के सब प्रोसेस हैं जगह जगह। पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, बड़ी संसद में सांसद जी लोग बैठते हैं बड़ी पंचायत में, लेकिन जो नौजवानों का मंच है वहां से इरादतन गैर इरादतन सारी राजनीतिक पार्टियों ने जहां जिसको सत्ता मिली, पहला काम किया, छात्र संघ बर्खास्त कर दिया, छात्र संघों के चुनाव खत्म करा दिए।
अब वो बच्चे तो बोलना बंद नहीं कर देंगे। आप ये आरोप लगाते हैं कि अरे उसके में तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आती हैं, बड़ा, तो भैया सांसद के ऊपर कौन सा नहीं है? ये तो आपको प्रोसेस ठीक करना था। और मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप चलती है, और इसीलिए चाहे सोसाइटी हो डेमोक्रेसी, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है उसका भी एक बड़ा उदाहरण ये देकर गया है। जो तो मेरा तो ये मानना है कि छात्र संघों की भी बहाली देश भर में होनी चाहिए, और वो भी एक तरीका होता है कि लेजिटिमेट तरीके से किससे बात करें और किसको आप लेजिटिमेसी न दें। तीसरा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे लगता था कि ये तिलचट्टा पार्टी बहुत इमेच्योर लीडरशिप वाली है, लेकिन लड़कों ने तो कमाल कर दिया। वो तो जाके नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह से समझौता करके आ गए, मान गए, विद इमीडिएट इफेक्ट मान गए। तो मेरा ये मानना है कि मैं गलत साबित हुआ, मैं इमेच्योर मान रहा था, बहुत मेच्योर निकले। अब आगे की बात जिसपे विपक्ष को भी काम करना पड़े, क्योंकि देश अब देख रहा है, अब आपको देश के पेपर लीक की गुंजाइश चाहे दिल्ली से होने वाले एग्जाम में हो और चाहे किसी राज्य सरकार, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चाहे किसी राज्य सरकार में, क्योंकि ये वाला अब नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि वहां तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया, छात्रों की लड़ाई, हम उसके लिए एकदम कूद पड़ेंगे, और हमारे यहां हो ना ना, इसकी बात मत पूछा भी गया ना अभिजीत दीप कैसे कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां क्या आप इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, ये इसको सौरभ जी ऐसे समझिए ना, अब ये दीप के और किसी के हाथ से निकल चुका है, खत्म हो गया। आप इसको समझिए। कोई भी चीज जब आप, जैसे कहा जाता है ना कि कोई एक बार निकला तो फिर तो वो काम करके लौटेगा, ये जिसको कहे ना कि आप उस जनरेशन की यूथ के ठीक पहले वाले की अपराइजिंग है, और उनको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो इसलिए अब आप कहेंगे कि अच्छा चलो आज तुम करो आज ना करो, ये संभव नहीं है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप तिलचट्टा पार्टी और छात्रों के एस्पिरेशन दोनों को अलग अलग, दोनों पैरेलल चले, इस वजह से ये होता हुआ दिखा। अब एक बात तो साफ है ना कि अगर मोदी सरकार ने इस्तीफा लिया और ये सारी मांगे जैसा आपने कहा विद इमीडिएट इफेक्ट मान ली हैं, तो सरकार को एक बात तो ये नजर आई कि भाई कहीं ना कहीं एक सेक्शन में यूथ में बहुत नाराजगी है। अब उसका पेपर लीक जो एक मुद्दा बन गया, धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक बन गया, वो तो एक बात है, लेकिन सरकार अब ये दिखाना चाहेगी कि हम आगे, देखिए आपने तो एक बात कही थी, हम तो पूरे घर की सफाई करने के लिए तैयार है और हम वो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंटी पेपर लीक कल बिल ये पास होगा, तो ये एंटी पेपर लीक बिल संशोधन के प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, रोजाना सुनवाई होगी, 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा, पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी होगी, और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तो ये एक पहला स्टेप है जो कल आपको सरकार उठाती हुई दिखाई देगी। तो लेकिन सरकार कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है? सरकार का लेसन, मैं ये कहूं, इस सबक, इस पूरे मुद्दे के बाद वो सरकार ने क्या ड्रॉ किया होगा और क्या करना चाहिए? विजय जी, ये तो जो हुआ अच्छा ही हुआ है, आंदोलन हुआ, बात हो गई धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान खत्म हो गया ना इस इशू से, क्योंकि उनका इस्तीफा हो गया, वो इशू नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से किसी की दुश्मनी मेरे ख्याल से उन बच्चों की भी नहीं थी, किसी की नहीं थी व्यक्तिगत तौर पे, तो वो इशू खत्म हो गया। इसमें 2-3 चीज़ आई, जो एक बात बहुत अच्छी कही हर चीज़ ने, मैं उसको सहमत हुआ, एतराज़ की बात नहीं, कि जो छात्र संगठन हमारे होते थे, छात्र संघ होते हैं कॉलेजेस में, उसको सब सरकारों ने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। यदि वो रहेगा तो वेंट आउट होता है और धीरे धीरे सारी बातें निकलती हैं। वेंट आउट होना सबसे आसान चीज़ होती है, जिससे आप एक पूरा वो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह से है। अब आप उसको बंद कर रहे हैं लगातार। वो दूसरा, राजनीतिक दलों के सबके छात्र संगठन हैं, वो भी इस पूरे अभियान में पता पड़ गया कि वो इर्रेलेवेंट है। किसी के भी विपक्ष के रहे हो, सत्ता पक्ष के रहे हो, सत्ता पक्ष वाले तो आए नहीं, शायद उनको अपनी मजबूरी लग रही होगी, वो सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो छात्र संगठन की भूमिका होती है उसमें विद्यार्थी परिषद नहीं रही। इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि वो उस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हो, या फिर वो उनकी हिम्मत नहीं हो कि सरकार के सामने बोलने की। लेकिन NSUI है, युवा और जो पार्टियों के भी छोटे संगठन हैं यूथ वाले, वो भी उस तरह से नहीं आए, इसलिए ये नया संगठन खड़ा हो गया, उसने इस बात की तैयारी की। अब आते हैं ना हम जो कल शुरू होने वाला है, इसको मैं समझता हूँ कि सरकार को ये जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका आया है कि पूरे हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकें, और केवल पेपर लीक ही नहीं है ना, पूरे सिस्टम में कैसे बदलाव किया जा सकता है। एक जो चीज़ मैं दुनिया भर में देखता हूँ जो हमारे यहाँ कमी लगती है, प्रोफेसर साहब उस पर ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो उसको देखते हैं, कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्यूरियोसिटी गायब है। हम बच्चों को क्यूरियस होना नहीं सिखाते, हम उनको याद करना सिखाते हैं, समझे। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वो जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव पेपर का मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर का मकसद है
जी। रिस्क सिखाना, रिस्क लेना सिखाना। बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो वो क्या कहते हैं आप उसको कि ठीक है ऐसे कर लिया उसमें ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं, वो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर लीडरशिप का फैक्टर है। यदि उस काम पर भी थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं ना आप, ये तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना तो इससे कोई सुधरने वाला होता है बहुत। ऐसे डेटरेंट इफेक्ट हमने बहुत सारे देख लिए, कुछ नहीं। अभी तो 2024 में ही तो बनाया है ये कानून, जितेंद्र सिंह जी ने ही रखा था। इस कानून को लाकर सरकार कल ये जल्दी ना करे कि अब इसको हो गई बात, अब आप पास कर दीजिए। इस पे मैं कह रहा हूँ पूरी डिबेट करवाए, डिबेट हो तो पूरी डिबेट करवाए। भाई ऑपोजिशन ने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर बहस। हाँ, तो अब हो गया ना, इस्तीफा हो गया। हाँ, तो अब तो बहस हो। तो होनी चाहिए। और यदि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास या सेलेक्ट कमेटी के पास, किसी के पास भी बिल को भेजना भेजें, इससे एक ऐसा मौका मिल गया कि ये सबके लिए सबक भी होगा और पूरे देश के लिए काम आ सके। एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग आए, उसमें जो और जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबको भी शामिल करके कल होना ही चाहिए ना, बहस होनी चाहिए ना इस बिल पर। इस पे बड़ी बहस होनी चाहिए। इस बिल के एक बहाना कह लीजिए इसको, एक मौका कह लीजिए इसको। जो आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे, वो तो बात गुजर गई। अब आपको अगर शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर और स्टूडेंट्स के और बड़े इश्यूज पर बात करनी है तो एक मौका मिल गया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पेपर लीक पर बात कीजिए, आप और भी इश्यूज पर, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज वाला मामला भी बात हो जाए, नियमों में नाट के, और विपक्ष को भी अब उस मांग से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मांग भी हमारे यहाँ भी बहुत डिबेटेबल हो रहा है। लेकिन क्या ये होगा? क्या आपको लगता है कल पार्लियामेंट में हम बहस देख पाएंगे या वही हंगामा दिखेगा? देखिए, पहले मैं विजय जी की वाली बात से कर दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के दो उसके मूल उद्देश्य होते हैं। एक तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है, तो आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, तो आपके शार्पनेस को टेस्ट किया जाता है कि आप कितने शार्प हैं कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप जो चारों ऑप्शन आपको क्लोज दिखते हैं उसमें द बेस्ट कौन ऑप्शन है, ये आपके शार्पनेस को टेस्ट करता है, आईक्यू को टेस्ट करता है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं। अब बात ये है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ अभी भी छात्र संघ काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया है, और आप बगल में देख रहे हैं JNU है, ये सब चल रहे हैं। प्रयाग यूनिवर्सिटी में भी शायद छात्र संघ खत्म नहीं किया गया है। खत्म है, लंबे समय से नहीं हुआ, ज्यादातर शहरों में खत्म हो गया। ठीक है, BHU में तो जाने का छात्र संघ एक्टिव होते तो ये आंदोलन नहीं होता। मेरा मानना है कि अराजक इस तरह से नहीं होता। ठीक है, मतलब होता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है और बड़ी ताकत के साथ भी हो आगे सकता इसकी बात कर लेते हैं। एक सुझाव भी आया है कि भाई छात्र संघों को बैन ना किया जाए। ठीक। एक व्यक्ति अमेरिका से चल करके आता है यहाँ पे और वो ऑनलाइन तरीके से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करता है जहाँ पर लोग जुड़ते नहीं हैं, और फिर एकाएक बहुत सारा लोग जुड़ जाते हैं। NSUI बहुत पहले से इस पर काम कर रही थी, जिस पर बाद में है कि गुंज करके वो राहुल गांधी का जो है वो देहरादून जो है, कोटा में, देहरादून में कई जगह राहुल गांधी के प्रोग्राम वगैरह भी हुए थे, लेकिन उससे मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। तो क्या ये नीट के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया? मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजों का ये एकम्युलेशन था, पेंटअप फीलिंग थी। देखिए, इस आंदोलन में आइसा था, SFI था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होने नहीं चाहिए थे या होना उनका गलत था, या, लेकिन बहुत साफ है कि ये आंदोलन एक आइडियोलॉजी विशेष, जो हेट नरेंद्र मोदी, हेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेट राइट विंग आइडियोलॉजी का एक आंदोलन था, जिसमें राइट विंग के जुड़े हुए लोगों के भी बच्चे छात्र के नाम पर इमोशनली उसमें जुट गए थे। लेकिन ये मूलतः इसकी लीडरशिप जो थी वो एंटी मोदी पूरा क्लियर। अब रही बात इसमें, तो जैसे मैंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद एक डेस्परेट विपक्ष था, एक पराजित विपक्ष था। आपके उसके ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही थी, शिवसेना की पार्टी टूट रही थी, आम आदमी पार्टी की टूट रही थी। कई जगह छात्रों में इस प्रकार की जो लेफ्ट विंग के छात्र थे उनमें बेचैनी वगैरह थी, वो सब सड़क पर आए। राइट विंग सर्ज से लोग एक आए, ठीक है,
मजेदार बात यह है, जिसका विजय जी ने जिसका इशारा किया, ये एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की लड़ाई थी। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि पहले हुआ नहीं था, कपिल सिब्बल के जमाने में भी हुआ, बाद में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, सब चीज बोला। ये राइट विंग के खिलाफ मूवमेंट था, एक मूवमेंट था। ठीक है। राइट विंग के लोग कहां थे इस नैरेटिव में लड़ाई लड़ने वाले में? मैं बार बार कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने इतने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अपॉइंट किए, हजारों छात्र अपॉइंट किए गए। क्या करना चाहिए था उन्हें? उनको भी सड़कों पे आना चाहिए था। मेरा कहना है, बिल्कुल आप सड़क पर नहीं आते, आप अखबार में लेख लिखते, इस आंदोलन को एक्सपोज तो करते कि भाई इस जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर कौन कौन लोग गए? वहां पर अरुंधति राय गई, वहां पर कामरा गया जो भगवान राम को गाली देता था, वहां पर वे लोग गए जो कश्मीर के सेसेशन की बात करते थे, ठीक है। वहां पर वो लोग गए जो 370 के खिलाफ में थे। वो सब सारे लोग थे। जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये मोर्चा था, वो आइडियोलॉजी बचाव कर ही नहीं रही थी अपना। वो अपना बचाव के लिए कोई आदमी उसकी तरफ से उतर करके नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हैरानी की बात है। अब मामला की बात ये क्या यहीं रुक जाएगा? देखिए अब आप देखिए आगे सर, आ रहा हूं। आपने वहां बयान सुने हो, बस दो लाइन और जोड़ देना चाहता हूं। इस लड़ाई को अब संसद में एक विपक्ष की हार ये हुई यहां पे कि विपक्ष इसको और बड़ा मुद्दा तख्ता पलट की तरफ ले जाना चाहता था। वो नहीं हुआ। उसको प्रीएम्प्ट किया सरकार ने। उसको सरकार ने प्रीएम्प्ट किया। ठीक है। मैंने इसीलिए कल कहा था, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन और अराजक तत्वों का, चारों का सम्मिश्रण होने जा रहा है। दो बातें आपने सर कह दी, मुझे अच्छे बहस के मुद्दे मिल गए। आपने कहा कि ऑपोजिशन ये चाहता था कि ये मामला और बड़ा बनता, ये मामला धर्मेंद्र प्रधान तक ना रुकता, ये मामला मोदी तक जाता। बिल्कुल। वो उसको प्रीएम्प्ट कर दिया सरकार ने, सारी मांगे तुरंत मान के, और आंदोलन उठ गया। और आपने कहा ये राइट विंग के खिलाफ आंदोलन था। ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जितने भी लोग थे वो प्राइमरीली मोदी के विरोधी थे, और मुद्दा एजुकेशन का उन्होंने चुना, जिसके साथ एक बड़े पैमाने पर लोग और छात्र भी जो है जुट गए। सर मैं आ जाता हूं, लेकिन मैं कह रहा था क्या यहीं रुक जाएगा? आपने कल अगर वहां बातें सुनी हो, सर रुकिए तो सर, उनकी बारी भी नहीं आई अभी। वहां नारे क्या लग रहे वहां कल? अब ये जब हो गया इस्तीफा, वहां उसके बाद क्या बोले जो उनके प्रवक्ता हैं या जो मंच पर थे अभिजीत दीप की? उन्होंने कहा ये पहला विकेट गिरा है, अभी और विकेट गिरेंगे। फिर यह भी कहा गया कि अभी ये एक मुद्दा था, अभी हम और मुद्दे उठाएंगे, स्टूडेंट्स के, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, अभी और विषयों पर हम जंतर मंतर बनाएंगे। ऐसी बातें वहां पर कही गई। सौरभ दास जो कि प्रवक्ता कह लीजिए या जो वार्ताकार थे सरकार के साथ, उन्हीं को सुनिए, उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया है ये मामला यहां नहीं रुकने वाला। उनको युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मुद्दों पे आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही वो फिर से वापस आएंगे, जंतर मंतर वापस आएंगे एंड सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। देखिए अभी तो हम लोग बहुत सारे मुद्दे, सब मुद्दों पे काम किया जाएगा। जो भी युवाओं से रिलेटेड मुद्दा है उसको हम लोग उठाएंगे। अगर सरकार फिर से युवाओं के मुद्दों को इग्नोर करती है तो युवा फिर से एकजुट। तो समीर जी बताइए, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर ही बात रुक जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये मामला रुक गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर उन्होंने खाली कर दिया। अगर वो किसी और मुद्दे को लेकर आते तो कहते हैं कि भाई हमारा एक और मुद्दा है, हम उस मुद्दे को लेकर अभी हम जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे, या ये कहते हैं कि सरकार ने अभी कितना मतलब कंपनसेशन देने की जिक्र अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है। सरकार जब हमको एफआईआर मैं इस राउंड की बात ही नहीं कर रहा, इस राउंड के बाद। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं अब E20 की बारी, अब गडकरी। नहीं, अगर ये होता तो इसको कंटिन्यू करते, इस मूवमेंट को वो छोड़ते नहीं। वो सरकार से कहते हैं कि पहले आप जितने भी लोगों से एफआईआर का जो आपने कहा है कि 3 दिन बाद कॉपी भेजेंगे, पहले हमको कॉपी हाथ में आ जाए, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। वो ये भी कह सकते थे कि भाई पहले जितने कंपनसेशन जो देना है, पैसा छात्र जो मारे गए उनके परिवार को पैसा आप हैंडओवर करेंगे, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने तुरंत सरकार के साथ बातचीत हुई, साथ में जब JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने जब साथ में पत्रकार वार्ता की, जब तय हो गया कि मोटा मोटी सहमति बन गई और फिलहाल ये आंदोलन को पूर्ण विराम लग गया है। फिलहाल अभी कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, तीनों बातें सरकार ने बहुत आराम से और स्वीकार कर ली है। सरकार ने किसी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई मुद्दा, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, सारी एफआईआर विड्रॉ होगी, कंपनसेशन देंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बैठक शुरू होने के बाद सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय हो गया कि फिलहाल ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे लोग किसी नए मुद्दे
के लिए तलाश में रहेंगे। तलाश करते रहेंगे। ये सोचेंगे कि अगला शिकार किसको बनाना है और कब बनाना है, और ये उसकी कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए मूवमेंट अंदर के अंदर बनाते रहेंगे कि ये मुद्दा है, इसके लिए हम कैसे भीड़ इकट्ठी करें, इस मुद्दे को कैसे आगे क्या लेकर शेप जाना है। लेगी ये सीजेपी, अब क्या शेप लेगी? आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ये पूछा गया है बार बार उन लोगों से, इनके लोगों से, वो कुछ ने कहा कि हाँ अब यही है अगला स्टेप। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही उन्होंने रख दिया, इसका मतलब तय है पार्टी का फॉर्म में तो अभी बनाया। सोशल मीडिया हैंडल ही ना। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया हैंडल बनाया, लेकिन जमीन पर उन्होंने देखने की कोशिश की थी इनको समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जमीन पर उनको थोड़ा समर्थन मिला और सरकार ने जिस तरीके से घुटने टेके उनके सामने, उनको ये ताकत आ गई है कि भाई इस सरकार में इस्तीफा करवाया जा सकता है, और हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया और सरकार ने हमारी सारे बातें मांगी है, मतलब सरकार को झुकाया जा सकता है। तो अब वो आगे की रणनीति क्या होगी? और मुझे लगता है कि सरकार के पास संदेश पहुंच गया था कल कि अगर यह आंदोलन चला 30 तारीख तक, तो 30 तारीख को जो 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें मांजलपुर गुजरात की है, दतिया मध्य प्रदेश की है और बांकीपुर बिहार की है, इस पर युवा एंटी बीजेपी वोट करने वाला है। यहां पर इस बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो उसके पहले इसको निपटाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि उन 3 विधानसभा उपचुनाव को देखकर सरकार ने स्टेप लिया कि कम से कम विधानसभा चुनाव में हारना हो। लेकिन अभी एक बात आपने जो कही वो प्रोफेसर साहब की बात से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने कहा कि सारी बातें इनकी मान ली गई और इन्होंने धरना खाली कर दिया, ये बड़ी बात है। ठीक? अगर इनके पीछे वो फोर्सेस थी, और वो थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, आपको दिख ही रहा था साफ साफ कि सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज, अगर वो सारी फोर्सेस इनके पीछे लगी हुई थी और ये भी बात होती थी और हम लोग ये बात करते थे कि अब फैसला अब इनके हाथ में नहीं है, फैसला तो कहीं और हो रहा है, तो फिर वो धरना स्थल खाली नहीं करते हैं। देखिए, आप उनकी भाषा को सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उन मीडिया संस्थानों के एडिटर और एंकर्स को चेतावनी दे रहा हूं जो एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे। तो ये क्या है कि यानी कि आपके दरवाजे तक भी वो आकर के प्रदर्शन करें। और कल हमको दिखाई दिया कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे। वो उनको जो कर रहे हैं सर वो नहीं, मैं कल से सुन रहा हूँ एक शब्द कल से मैं ट्रेंड कर रहा है, संवाद 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 संवाद। तो संवाद की छूट सबको होनी चाहिए ना, सबको छूट होनी चाहिए अपनी बात कहने की। मैंने कह रहा हूँ, देखिए मेरा सवाल सर ये था कि अगर इनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी तो उन्होंने धरना क्यों खाली कर दिया? फिर वो कहती हैं अभी लगे रहो, जैसा समीर जी कह रहे थे, वो एफआईआर की कॉपी हाथ में तो आने दो, कॉम्पनसेशन अकाउंट में तो जाने दो, खाली क्यों किया? देखिए, उन्होंने उनको रिटेन सारी चीजें मंगलवार को मिलने वाली है इस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके नस नहीं मोड़े हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी वजह नहीं रह गई थी खाली, कोई कारण नहीं रह गया। अगर पीछे इसके बाद होता तो डिस्क्रेडिट त्रिपाठी जी खाली क्यों हुआ? ये अच्छा पॉइंट दिया समीर जी। देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मतलब बिल्कुल ये बिना किसी बड़ी फोर्स के नहीं हो सकता है। कोई सचमुच बोस्टन से चल के चला आए ऐसे आंदोलन हो जाए, ये होता नहीं। और जो ये लड़के हैं ये सब जानते हैं कि इनका मतलब क्या विचार है, किस तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर सरकार इस तरह से झुक गई हो तो आप करेंगे क्या? आपने जो नॉन निगोशिएबल मांग लिख के दी, वो नॉन निगोशिएबल उन्होंने मांग लिया, और सिर्फ मान ही नहीं लिया, झुक कर माना। तो मुझे लगता है वो गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल दूं, अच्छा किया प्रोफेसर साहब ने वो कह दिया। ये बड़ा विचित्र है, जो टीवी से खारिज किए पत्रकार थे वो टीवी को गरिया रहे हैं और टीवी के लिए ही बेचैन है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिनिश, उसका तो समय खत्म हो गया, वो टाइम ले लेके दौड़ दौड़ के एक दूसरे स्टूडियो जाकर उन्हीं एंकर के साथ बात कर रहे हैं जिनको कहते कह रहे एंकर्स की वजह से रिपोर्टर को हमने पीटा। ये देश के लोगों को सुनना चाहिए जरा। आज वो जितने लोग जो सो कॉल्ड तिलचट्टा पार्टी के नेतृत्व वाले लोग हैं, वो किन के साथ बात कर रहे थे? क्या किसी रिपोर्टर के साथ बात किया क्या जो फील्ड में बात कर? नहीं, वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे थे जिनको कर रहे ये तो फलाना जहर फैला रहे थे, इसलिए हमने इसको पीट दिया, इसको गाली दे दी, इसका मोबाइल छीन लिया, इसका घड़ी तोड़ दी, इसका कैमरा तोड़ दिया। ये यही कर रहे थे ना माइक देख के। आज आप उसी टीवी चैनल पर स्टूडियो भागते हुए कल रात भर जितने लोग थे, अपनी शक्ल दिखाने के लिए उनको पता है कि देश को तो आपको दिखाना है, तो बात तो मीडिया पे करनी ही पड़ेगी। जो लोग कर दे खत्म हो गया, खारिज कर दिया। तो मुझे लगता है ये भी पहलू जरा ध्यान से सुना सवाल हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो कि भाई ये क्यों लोगों के साथ ये मारपीट हुई, मीडिया के लोगों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ। तो उसका जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा एंटी सोशल एलिमेंट्स थे इसके अंदर। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे तो उनको रोकने का काम आप ही का था ना, आंदोलन तो आप